नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है कि ए तथा बी ने एक व्यवसाय क्रम से 3,50,000 रुपये तथा 1,40,000 रुपये के निवेश के साथ शुरू किया। उसमें ए को व्यवसाय के प्रबंधन के लिए 20% वार्षिक मिला, मतलब उसे अलग से मिलता है। बाद में लाभ का बंटवारा पूंजी के निवेश के अनुसार होता है। यदि ए को बी की तुलना में 1 वर्ष बाद 38,000 रुपये का ज्यादा लाभ हुआ हो तो लाभ कितना है। मैं आपको बता दूं कि यह सवाल पार्टनरशिप साझे का सवाल है। हमें बताना है कि लाभ का बंटवारा हम लोग कैसे करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जब प्रश्न में समय समान होता है, 1 वर्ष बाद कहा है, दोनों के लिए समय अवधि समान है। जब समय अवधि समान होगी तो जो प्रोविडेंड है, जो लाभांश है, जो लाभ का बंटवारा है, वो उनके इन्वेस्टमेंट या पूंजी के अनुपात में होगा। अगर मैं बात करता हूं पहले वाले की पूंजी, तो पहले वाले की पूंजी है 3,50,000। पहले वाले व्यक्ति की पूंजी है 3,50,000, दूसरे वाले व्यक्ति की पूंजी है 1,40,000। अर्थात इन दोनों के मध्य जो बंटवारा होगा वो पूंजी के अनुपात में होगा। पहले वाले की पूंजी है 3,50,000, दूसरे वाले की पूंजी है 1,40,000। हम करते ये है कि हम इन दोनों की पूंजी का अनुपात निकाल लेते हैं। आपको पता है 7 से इसे कैंसिल करते हैं, 7 से काटते हैं, 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14। इसका मतलब है कि इन दोनों के लाभ का जो बंटवारा है वो पूंजी के अनुपात में अगर होगा तो 5:2 में होगा। 5:2 का ये मतलब है कि ये जो अनुपात है, ये ए अनुपात किसका आता है, आपके पास बी का। अर्थात ए तथा बी के मध्य जो लाभों का बंटवारा होगा वो 5:2 के अनुपात में होगा। लेकिन आपके प्रश्न में एक बात ये कही जाती है कि उसमें ए को व्यवसाय के प्रबंधन के लिए अलग से 20% दिया जाता है। कहने का मतलब है कि सबसे पहले हमें कुल लाभ का 20% ए को देना है। उसके बाद जो बाकी का बचा प्रॉफिट है, बाकी का बचा लाभ है, उसे हम लोग 5:2 के अनुपात में बांटेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं कि 5 और 2 कितना है आपके पास, 7। अर्थात बंटवारा 7 के हिसाब से होगा। यहां पर मेन रोल है कि हम लाभ के तौर पर कौन सी संख्या को माने। हमें जो लाभ बांटना है वो पूंजी के अनुपात में बांटना है। पूंजी का अनुपात 5:2 है, अर्थात मुझे 7 के हिसाब से बंटवारा करना है। लेकिन प्रश्न में कहा जाता है कि सबसे पहले ए को कुल लाभ का 20% मिलता है। 20% का जो मतलब है वो आपके पास 1/5 है। तो मुझे कुल लाभ के तौर पर ऐसी संख्या का चुनाव करना चाहिए जो संख्या 7 से भी कटती हो और जो संख्या 5 से भी कटती हो। 7 और 5 से कटने वाली जो सबसे छोटी संख्या है वो इनका एलसीएम होगी। 7 और 5 से जो कटने वाली सबसे छोटी संख्या है वो 35 है। तो अब आप टोटल प्रॉफिट के तौर पर, कुल लाभ के तौर पर 7 पंजे 35 या 35 का कोई भी गुणांक मान सकते हैं। तो चलो मैं लाभ के तौर पर संख्या 70 मान लेता। हमने जो कुल लाभ माना है वो 70 रुपये माना है, क्योंकि 70 ऐसी संख्या है जो 7 से भी कट जाती है और ऐसी संख्या है जो 5 से भी कट जाती है। हमने कुल प्रॉफिट को 70 माना है। आपके प्रश्न में कहा जाता है कि कुल लाभ का सबसे पहले 20%, तो 70 का जो 20% है 20/100, मतलब वही 1/5। 70 का जो 20% है वो 14 रुपये हो जाता है और ये लाभ किसे मिलेगा, ए को। सबसे पहले 70 का 20%, 20 ही का ना 20 और 20 पंजे 100। ये संख्या 5 से आप काटेंगे, 14 बार कट जाती है। ए का लाभ 14 हो गया तो मैं देखता हूं कि बाकी का बचा लाभ क्या है। जब 70 में से 14 का बंटवारा हो चुका है, इसका मतलब है कि 56 रुपये का लाभ बाकी है। अब ये 56 रुपये का जो लाभ है, ये जो बांटा जाएगा ये पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा।
और पूंजी का जो अनुपात है वो 5:2 है, जिसका मान 7 है। ये वो लाभ है जो इस अनुपात में बांटा जाएगा। तो 7 का जो मान है वो आपके पास 56 है, 1 का जो मान होगा वो 8 होगा, अर्थात 56 में से इसे जो मिलेगा वो 8 पंजे कितना होगा 40, और इसका जो होगा वो 8 दूनी कितना होगा 16। अब समझना यह है, देखिए कि कुल लाभ में से ए को सबसे पहले कितना मिला, ए को यहाँ से 14 रुपये मिले हैं और ए को यहाँ से 40 रुपये मिले। अगर इसे यहाँ से 40 मिले और यहाँ से 14 मिले हैं, अगर मैं बात करता हूं ए के बारे में और मैं बात करता हूं बी के बारे में, तो जो आपके पास ए को सबसे पहले 14 मिले हैं और बाद में 40 मिले हैं, तो 14 हो गया ये और 40 हो जाता है ये। इसका मतलब है कि 14 और 40 कितना हो जाता है आपके पास 54। ए का कुल लाभ 54 रुपये है और बी का केवल लाभ, केवल बी को जो मिला है बाद में मिला है, बी का केवल लाभ 16 रुपये है। तो बी का लाभ 16 रुपये है। प्रश्न में कहा जाता है कि दोनों का अंतर लगाइए। 54 और 16 में जो अंतर है मेरे हिसाब से वो आपके पास 38 है, और 38 का जो अंतर है वो आपके पास 38,000 रुपये है। जब 38 का मान 38,000 रुपये है तो एक का मान 1,000 रुपये होगा। आपने जो कुल प्रॉफिट माना था, आपको ध्यान है कि वो आपने 70 माना था। जब एक का मान 1,000 है तो 70 का मान 70,000 है। आप देख रहे हैं कि हम इस सवाल को खराब या बेकार प्रश्न नहीं कह सकते, क्योंकि CGL 2012 का सवाल है। आप इस वीडियो को बार बार देखें, आपको लगता है समझ में नहीं आता है, कई बार देखें, ये आपका उत्तर 70,000 हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है कि n एक पूर्ण संख्या है, उसे जब 4 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 3 आता है। आपके पास एक n एक संख्या है, जब इसे 4 से भाग लगाते हैं तो शेषफल का मान 3 आता है। आगे कहा है कि संख्या 2n है। इसका मतलब है, इसने कहा है कि 2n को अर्थात संख्या का दुगना करेंगे। जब संख्या का दुगना करेंगे तो आप दोनों का दुगना करिए। सवाल यह है कि संख्या n को 4 से भाग लगाते हैं, शेषफल का मान 3 है। उसने कहा दुगना करिए, तो आप 4 का दुगना 8 और 3 का दुगना 6। भाजक में कोई बदलाव नहीं है, फिर 4 से भाग लगाना है तो आप 4 से भाग उसे भी लगाइए और 4 से भाग उसे भी लगाइए। जब 4 से भाग लगाते हैं तो 4 दूनी 8, शेषफल का मान 0। 4 ही कना 4, शेषफल का मान 2, अर्थात पहले शेषफल का मान 0 है और बाद में शेषफल का मान 2 है। जब 0 में 2 को ऐड करते हैं तो आपका उत्तर 2 हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है। 5 घंटियां एक साथ बजना आरंभ होकर क्रम से 3, 6, 9, 12, 15 सेकंडों के अंतराल पर बजती है। 36 मिनटों में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी। आपको पता है कि पहले वाली घंटी प्रत्येक 3 सेकंड के बाद आवाज करती है, दूसरी वाली जो घंटी है प्रत्येक 6 सेकंड के बाद आवाज करती है, तीसरी वाली 9 के बाद आवाज करती है। तो फिर एक साथ ये कितने समय के बाद आवाज करेंगी। हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं। मैं बताऊंगा अभी कि हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये घंटी वाले सवाल है, घंटी वाले सवालों में एलसीएम निकालते हैं कि दोबारा एक साथ फिर कब आवाज करेंगी। तो 3 का, 6 का, 9 का और 12 का और 15 का हम लोग एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले इसे 3 से काट लेते हैं। जब सबसे पहले 3 से काटते हैं, 3 ही कना 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। हम देख रहे हैं कि 2 4 का एलसीएम 4 हो गया और 3 5 का कितना हो गया, 15 हो गया। 15 चौका कितना हो जाता है 60, और ऊपर से हमारे पास 3 है
कहने का मतलब है कि 60 गुना 3 हमारे प्रश्न का एलसीएम 180 है। कुछ नहीं करना है, 3, 6, 9, 12, 15 का आप किसी भी विधि से एलसीएम निकालेंगे। हम एलसीएम निकालते हैं तो 180 आता है, और याद रहे कि जो 180 आता है वो सेकंडों में आता है। इसका मतलब है कि पुनः एक बार 180 सेकंड के बाद आवाज करेंगी। 180 सेकंड को मैं मिनट में बदलूंगा तो 60 से भाग लगाऊंगा। इसका मतलब है कि हर 3 मिनट के बाद ये एक साथ आवाज करेंगे। आपको ये देखना है कि कुल समय कितना है, तो आपके पास कुल समय 36 मिनट है। अगर आपको ये बताना है कि 36 मिनट में कितनी बार आवाज करेंगी, तो 36/3 यहां पर +1 आपको ऐड करना है। आप इसे 3 से जब कैंसिल करते हैं तो 12 और 1 कितना होगा, 13। आपके मन में 2 सवाल यहां पैदा हो गए हैं। पहला सवाल यह है कि घंटी वाले सवाल है तो एलसीएम क्यों निकाल रहे हैं, और दूसरी बात ये आपके मन में है कि आपने +1 क्यों किया है। सबसे पहले हम इसे ही खत्म कर लेते हैं। +1 का क्या मैटर है, मैं आपको बता दूं कि 36 मिनट है। 36 मिनट में 3-3 मिनट के जो अंतराल होंगे वो आपके पास 12 होंगे, और किसी भी चीज का जो परिणाम आता है वो उसके अंतराल से एक ज्यादा आता है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि हमारे पास कुल 3 मीटर जगह है, अगर मैं आपसे कहता हूं कि हमारे पास 3 मीटर जगह है, लेकिन पेड़ों की संख्या कितनी है, आपके पास पेड़ों की संख्या 4 है, तो जो किसी बात का रिजल्ट है वो अंतराल से एक ज्यादा है। या हम इस बात को इस तरह भी ध्यान रख सकते हैं कि घंटी एक बार पहले बज चुकी है, ये घंटी एक साथ पहले एक बज चुकी है, अब आगे बजती रहेंगी। तो एक बार जब बज चुकी है, 36 मिनट में 12 बार बजेंगी, तो 12 और 1 13। घंटी वाले सवालों में देखिए एलसीएम क्यों निकालते हैं। आपको पता है कि पहले वाली जो घंटी है वो हर 3 सेकंड के बाद आवाज करती है, दूसरी वाली 6 के बाद और ये 9 के बाद। मैं इन तीनों को लेकर ही बता देता हूं। पहले वाली घंटी हर 3 सेकंड के बाद आवाज करती है तो 6 पर करेगी, उसके बाद 9 पर, उसके बाद 12 पर, उसके बाद 15 पर, उसके बाद कब करेगी, 18 पर। अगर पहले वाली घंटी प्रत्येक 3 सेकंड के बाद बराबर आवाज करती है या बजती है, तो वो 3 के बाद 6, उसके बाद 9, मतलब हर 3 के बाद ये आवाज करेगी। अच्छा, ये वाली अगर 6 के बाद, हर 6 के बाद आवाज करेगी, तो 6 के बाद कब आवाज करेगी, 12 पर। 6 दूनी 12 और 6 तिया कितना होगा, 18, और ये 9 के बाद सीधी कहां आवाज करेगी, 18 पर। हम देख रहे हैं कि 3, 6 तथा 9, इन तीनों के पहाड़े में आने वाली सबसे पहली संख्या 18 है। अगर मैं सवाल को व्यवहारिक तरीके से करूंगा और मैं अगर केवल 3 घंटियों को लेकर करूंगा, तो मैं कहूंगा 18 सेकंड के बाद एक साथ आवाज करेंगे। लेकिन अगर हम प्रश्न को ऐसे करते हैं, हर सवाल को ऐसे करते हैं, तो सवाल आपका होगा, लेकिन आपका बहुत समय खराब होगा। मैं आपको बता दूं कि 3, 6, 9 इन तीनों के पहाड़े में आने वाली संख्या आप 18 देख रहे हैं, और मैं आपसे कहूंगा कि 3, 6 और 9 का एलसीएम भी क्या होगा, तो आप कहेंगे 18 ही होगा। इसलिए हमेशा घंटी वाले सवाल में आपको एलसीएम ही ज्ञात करना है। अगला है 2/3 और 4/5। 2/3, 4/5 और 6 कितना है, 7। 2/3, 4/5 और 6/7। इसमें आपको इसका एचसीएफ बताना है। जब कभी भी किन्हीं फ्रैक्शंस का हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, तो ऊपर वाले हिस्से का एचसीएफ निकालते हैं, नीचे वाले का एलसीएम निकालते हैं। अगर मैं ऊपर वालों के एचसीएफ की बात करूंगा, तो मैं देखूंगा कि इनमें क्या चीज कॉमन नजर आ रही है। आपको पता है कि 2, 4, 6 में जो कॉमन है वो आपके पास 2 है,
एलसीएम का मतलब है इनसे कटने वाली सबसे छोटी संख्या। ये तीनों ही प्राइम नंबर है, इनका एलसीएम गुणा में आएगा। ये तीनों ही अभाज्य संख्या है, तो 7 पंजे 35 तिया 105। आपके प्रश्न का उत्तर हो जाता है 2/105। अगर आपको HCF निकालना है तो ऊपर वाले का HCF और नीचे वाले का एलसीएम निकालते हैं। अगला प्रश्न है कि 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में है। 4 संख्याएं हैं, पहले वाली 3 मतलब पहली गुणा दूसरी गुणा संख्या है आपके पास तीसरी। इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका जो एलसीएम एचसीएफ को लेकर है और एक दूसरा तरीका नंबर सिस्टम को लेकर है। उसने कहा है कि 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं हैं, चारों संख्याएं क्रमागत है, लगातार आती हैं और अभाज्य हैं, और उन्हें आरोही क्रम में लगाया जाता है, छोटे से बड़े की तरफ लगाया जाता है। और कहा जाता है कि पहले वाली 3 संख्याओं का जो गुणा है, पहली गुणा दूसरी गुणा तीसरी, ये 385 है। और जब बाद वाली 3 कहेगा तो दूसरी गुणा तीसरी, और ये हो जाता है आपके पास चौथी। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या, इनका मान 385 है, और दूसरी तीसरी और चौथी संख्या का मान 1001 है। ये पहले वाली 3 संख्याएं हैं और ये बाद वाली 3 संख्याएं हैं। आपको पता है कि दूसरी और तीसरी संख्या का गुणा इसके अंदर भी है, और दूसरी और तीसरी संख्या का गुणा इसके अंदर भी है। इन दोनों संख्याओं के अंदर 385 और 1001 के अंदर ये दूसरी और तीसरी संख्या गुणा में मौजूद है। जब ये दूसरी और तीसरी संख्याओं के फैक्टर इनके अंदर मौजूद हैं, तो मैं देखता हूं कि इनके अंदर कौन सी संख्या मौजूद है। आपको पता है कि संख्याओं के अंदर जो संख्या मौजूद होती है वो उनका एचसीएफ होती है। अगर मैं इन दोनों संख्याओं के एचसीएफ की बात करूंगा तो इन दोनों संख्याओं को काटने वाली जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो इनका एचसीएफ होगी। आप 385 और 1001 का जब महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, इनका एचसीएफ निकालेंगे, तो ये 77 आएगा। इन दोनों के अंदर 77 कॉमन है, जो कि दूसरी और तीसरी संख्या के कॉमन फैक्टर के रूप में है। इसका मतलब है कि 77 के अंदर दूसरी तथा तीसरी संख्या है। मैं 77 के फैक्टर करूंगा तो 7 गुणा 11 होगा। जब 7 गुणा 11 होगा तो दूसरी संख्या 7 है, तीसरी संख्या 11 है। जब दूसरी वाली संख्या 7 है और तीसरी वाली संख्या 11 है, तो 11 के बाद में जो अभाज्य संख्या आती है वो 13 आती है। इसने कहा है कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ा जो प्राइम नंबर है वो चौथे नंबर का होगा, जो कि आपके पास 13 हो जाता है। अगला है कि 11 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग। आपको पता है कि n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योगफल का सवाल है, और n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल मतलब 1 का वर्ग, 2 का वर्ग और आपके पास 3 का वर्ग। लास्ट में n का वर्ग होता है। ये n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योगफल का प्रश्न है। n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योगफल का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1, और 2n प्लस 1 अपॉन कितना होता है 6। ये n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योगफल का फॉर्मूला है, लेकिन ये काम तब करता है जब आपकी संख्याएं कहां से शुरू हुई हो, 1 से। हम आपका सवाल देख रहे हैं तो ये 11 का वर्ग है प्लस 12 का वर्ग है, सबसे लास्ट में 21 का वर्ग है। ये फॉर्मूला आपके प्रश्न में काम नहीं करेगा, ये फॉर्मूला आपके प्रश्न में काम नहीं करेगा। 11 का वर्ग 12 का वर्ग प्लस 21 का वर्ग,
अगर आप चाहते हैं कि इस सवाल को इस फॉर्मूले से करें तो आपको सवाल 1 से शुरू करना होगा। 1 से लेकर 21 के वर्ग में से 1 से लेकर 21 के वर्ग में से आपको 1 से लेकर 10 तक का वर्ग घटाना होगा। हमारा सवाल 1 से शुरू नहीं हुआ था, हमारा सवाल 11 से शुरू हुआ है। अगर 11, 12, 13 इस प्रकार से आपको 21 का वर्ग निकालना है तो आपको सवाल 1 से शुरू करना होगा और 1 से 21 तक के वर्ग में से आपको 11 से पहले के वर्ग अर्थात 1 से लेकर 10 तक घटाना होगा। इसके लिए जो आपके पास n का मान है, पहली वाली कोष्टक के लिए जो n का मान है वो आपके पास 21 है और बाद वाली कोष्टक के लिए n का मान आपके पास 10 है। ये n का मान 21 है और ये n का मान 10 है। आप जब n का मान 21 लगाते हैं तो 21 और 22 और 21 दूनी 42 और 1 43 वटे में कितना होगा 6 माइनस n का मान 10 लगाना है 10 और 1 11 और 10 दूनी 20 और 1 21 बपोन में कितना होगा 6। इसे हल करते हैं तो 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 और 2 से 11 बार कैंसिल होता है। इसे हल करते हैं 3 दूनी 6 3 सत्ते 21 और 2 से 5 बार कैंसिल होता है। आप इसका गुणा करेंगे तो 11 सत्ते 77 77 गुणा कितना है 43 और ये 7 5 और 11 ये हो जाता है माइनस का 385। आप इसमें इसका गुणा लगा के 385 को माइनस करिए। मेरे हिसाब से 7 या 21 का मतलब 1 और 1 में से 5 गया तो 6 29 26 उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि a की पावर 3b बराबर abc a की पावर 3b बराबर abc बराबर कितना है 180। हम इन्हें अलग अलग बराबर करते हैं। हम देखते हैं कि a की पावर 3b बराबर 180 और abc बराबर भी 180 होगा। जब कोई तीन संख्याएं आपस में बराबर होती हैं तो उन्हें दो दो के हिसाब से बराबर कर लेते हैं। ये a की पावर 3b बराबर abc बराबर 180 180 है। हम अलग अलग दोनों को बराबर कर रहे हैं। a की पावर 3b बराबर 180 आपके पास पहला इक्वेशन है, पहला समीकरण है और abc बराबर 180 आपके पास दूसरा समीकरण है। आपको पता है कि a की पावर 3 ये किसी संख्या का घन है और किसी संख्या का घन है तो उससे 180 कटना चाहिए। a की पावर 3 b बराबर 180 है। a की पावर 3 किसी संख्या का घन है, उससे 180 कटना चाहिए अर्थात 180 के अंदर किसी संख्या के 3 फैक्टर है। मैं इसका फैक्टर करता हूं तो 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 और पंजे 180। a की पावर 3b बराबर 180 मैं इसके फैक्टर करता हूं तो a गुना a और गुना a बराबर गुना b बराबर आपके पास ये लिखा है। जरूरत के हिसाब से मैंने दोनों के फैक्टर कर लिए जितना संभव हुआ। a गुना a गुना a गुना b बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। मैं देख रहा हूं कि इधर a 3 बार है और इधर कोई भी संख्या 3 बार नहीं है। इसका मतलब है कि a का मान कितना होगा 1 होगा। जब a का मान 1 होगा तो ये सारा का सारा मान b का हो जाएगा और जब ये सारा का सारा मान b का हो जाएगा तो b का मान 180 हो जाएगा। आप क्या निकालना चाहते हैं? आपको बताना है कि c का मान क्या होगा। जब a का मान 1 लगाते हैं, b का मान 180 लगाते हैं गुणा c बराबर 180।
इसे हल करते हैं, C बराबर 1 हो जाता है। आपके सवाल का उत्तर 1 है। प्रीवियस को बहुत सही से आप पढ़े, बहुत अधिक मात्रा में प्रीवियस के सवाल रिपीट होते हैं। एक सप्ताह में दिए गए कार्य का 1/5 करता है। एक सप्ताह मतलब 7 दिन में, मतलब जो पहले वाला व्यक्ति ए है, जो पहले वाला व्यक्ति ए है, वो 1/5 काम को 1 सप्ताह में करता है। मतलब 1 सप्ताह 7 दिन का है। 1/5 काम को 7 दिन में करता है। इसका मतलब है कि पूरा काम 5 सप्ताह कितने में करेगा? 35 दिन में। 1 सप्ताह में मतलब 7 दिन में 1/5 काम है। जब 1/5 काम को 7 दिन में करता है तो पूरा काम 7 पंजे 35 में करेगा। बी वही कार्य एक पखवाड़े में करता है। जो पखवाड़ा होता है वो 15 दिन का होता है। आपका प्रश्न ये बना है कि पहले वाला व्यक्ति किसी काम को 35 में और दूसरा वाला 15 में कर सकता है। हम 35 और 15 का एलसीएम लेते हैं। हम देख रहे हैं कि 35 के अंदर 5 है, 15 के अंदर 5 है, तो 5 तो ठीक हो गया। 35 और 15 का जो एलसीएम होगा वो 105 होगा। 35 तिया 105 और 15 सत्ते 105। पहले वाला व्यक्ति किसी काम को 35 में और दूसरा 15 में कर सकता है। ये हमारे सवाल का टोटल कार्य है। पहले वाले की क्षमता 3 है, दूसरे वाले की 7 है। बी कार्य को शुरू करता है, 3 दिन तक करता है। बी कार्य को शुरू करता है और 3 दिन तक काम करता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बी की क्षमता 7 है, एक दिन में 7 काम कर सकता है। बी काम को आरंभ करके केवल 3 दिन तक काम करता है, तो 7 तिया कितना होगा आपके पास? 21। अरे भाई, क्षमता उसकी 7 है, एक दिन में 7 काम कर पा रहा है, केवल उसे शुरू में 3 दिन काम करने का मौका मिलता है। जब 105 में से 21 काम हो गए हैं तो बाकी के जो बचे काम होंगे वो 84 होंगे। बाकी के बचे काम 84 84 होंगे। जब बाकी के बचे काम 84 होंगे तो अब इन्हें कौन करेगा साहब? इन्हें ए करेगा। जो व्यक्ति करेगा बस उसकी क्षमता से डिवाइड कर देना होता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि समय बराबर कार्य बटे क्षमता। हम जिस व्यक्ति से काम कराना चाहते हैं उसकी क्षमता 3 है। जब 84 को 3 से भाग लगाते हैं तो 28 दिन हो जाता है। आपके सवाल का उत्तर 28 दिन है। अगला है कि एक टंकी नली ए द्वारा 2 घंटों में भरी जा सकती है और नली बी द्वारा 6 घंटों में भरी जा सकती है। प्रातः 10 बजे ए को खोला जाता है, उसके बाद नली बी को खोल रहे हैं। पहले वाला जो नल है वो टंकी को 2 घंटे में भर सकता है और दूसरा वाला जो नल है वो टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। पहले वाला नल टंकी को 2 घंटे में भर सकता है और दूसरा वाला नल टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। 2 तथा 6 का जो एलसीएम होगा वो 6 होगा। हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं टोटल कार्य के रेस्पेक्ट में। आपका प्रश्न पाइप टंकी का है। पहले वाला टंकी को 2 घंटे में भर सकता है, दूसरा वाला टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। मैं 2 तथा 6 का एलसीएम लेता हूं तो 6 हो जाता है। 2 तिया 6 और 6 कना 6। पहले वाले की क्षमता 3 है, पहले वाले की क्षमता 3 है क्योंकि 2 तिया 6, दूसरे वाले की क्षमता 1 है। आगे कहा जाता है कि सबसे पहले 10 बजे ए को खोल रहे हैं, उसके बाद 11 बजे बी को खोल रहे हैं। इन दोनों का समय बराबर करना होता है। इन दोनों का समय बराबर करना होता है और इन दोनों का समय उस व्यक्ति के समय की तरह बना लेते हैं जो बाद में चलाया जाता है। बाद में बी चलाया जाता है और वो 11 बजे चलाया जाता है। तो मैं ये देख लूं कि 11 बजे तक कौन सा पाइप कितना काम कर लेगा।
आपको पता है कि जो ए है उसे 10 बजे खोला जाता है और बी को 11 बजे खोला जाता है, तो 11 बजे तक बी बिल्कुल काम नहीं करेगा, लेकिन ए 11 बजे तक 1 घंटे काम कर लेगा। जब 11 बजे तक 10 बजे से 11 बजे तक 1 घंटे काम कर लेगा, तो उसकी जो क्षमता है वो 3 है, 1 घंटे में 3 काम कर लेगा। 11 बज चुके हैं, ए के द्वारा किया गया काम 3 है। जब 6 में से 3 काम हो चुके हैं तो 3 काम बाकी है। अब 11 बजे के बाद जितना भी समय लगेगा वो इन बाकी के बचे 3 काम को करने में लगेगा, और बाकी के जो बचे 3 काम है वो दोनों करेंगे, और इन दोनों की क्षमता मिला के 4 है। 3/4 घंटे का मतलब साफ 45 मिनट होता है। मान्यवर 11 बज चुके थे, 11 बजे के बाद 45 मिनट और लगे हैं, तो आपके प्रश्न का उत्तर 11:45 हो जाता है, जो कि आपके विकल्प में मौजूद है। विकल्प संख्या सी है। अगला प्रश्न समझिए। अगला प्रश्न है कि एक तरफ ताल में 3 नालियां हैं, उनमें पहली 2 ए तथा बी एक साथ चालू करने पर तीसरी चालू करने पर नहीं हो पा रही है। देखिए आपके पास एक तरल ताल में 3 नालियां हैं, उनमें पहले वाली 2 ए तथा बी एक साथ चालू करने पर तीसरी नाली सी की तुलना में ताल को खाली करने में आधा समय लेती हैं। यहां पर हम समय की बात करेंगे। यहां पर मैं क्षमता की बात करूंगा। प्रश्न कहा जाता है कि ए तथा बी एक साथ अगर चालू कर दे जाएं तो तीसरे वाले की तुलना में खाली करने में आधा समय लेते हैं। कहने का मतलब है कि यहां पर दोनों मिलकर काम करेंगे ए प्लस बी, और यहां पर काम करेगा केवल सी। ए प्लस बी का जो समय है, ए प्लस बी का जो समय है वो सी की तुलना में आधा है। इसका मतलब है कि अगर सी का समय 2 है तो ए प्लस बी का समय 1 है। समय से बात नहीं बनेगी, मुझे क्षमता का अनुपात निकालना पड़ेगा। अगर समय का अनुपात 1:2 है तो क्षमता का अनुपात 2:1 होगा। अर्थात ए प्लस बी की क्षमता और सी की क्षमता का अनुपात 2:1 हो गया। करें कि अगर काम में से किसी वजह से सी को हटा दें और ए अकेला चालू करने पर नल बी की तुलना में आधा समय लेता है। अगर मैं यहां पर केवल ए की और बी की बात करना चाहता हूं और इनके समय की बात करना चाहता हूं, तो प्रश्न में कहा जाता है कि ए को अकेला चालू करने पर नल बी की तुलना में आधा समय लगता है। आधे का मतलब है कि अगर बी का समय 2 है तो ए का समय 1 है। आपको पता है कि समय का अनुपात अगर 1:2 है तो क्षमता का अनुपात 2:1 होगा। हम लोग देख रहे हैं ये हमारे पास ए प्लस बी अनुपात सी है, उधर हमारे पास ए अनुपात बी है। अच्छा, अगर मैं इधर वाले अनुपात की बात करता हूं, इन दोनों की जो क्षमता है ए प्लस बी की क्षमता क्या जोड़ के 3 है। ए प्लस बी दोनों की जो क्षमता है वो जोड़ के 3 है। उधर ए और बी लोग हैं, इधर जो हमारे पास ए और बी की क्षमता है वो केवल आपके पास 2 है। अच्छा, उधर 3 है इधर 2 है, व्यक्ति सेम है तो बराबर करना पड़ेगा। मैं 3 तथा 2 को बराबर करूंगा तो इधर मैं क्या करूंगा, इधर मैं 2 से गुणा करूंगा और इधर मैं 3 से केवल गुणा करूंगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 2 3 6 हमारा टारगेट ए और बी पर है। 2 और 1 क्षमता 3, 2 3 6। यहां पर ए प्लस बी की क्षमता 2 है तो 3 दूनी 6, ये 3 दूनी 6 हो गया साहब, और ये 3 ही कना 3 हो गया। जब अंदर गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 ही कना 2 हो गया।
हमारे पास तीनों की क्षमता आ चुकी है, जरा देखो 4 2 6 है कि नहीं है। और अगर a प्लस बी की क्षमता 6 है तो c की क्षमता 3 हो जाती है। सवाल में कहा जाता है कि एक साथ मिलकर तीनों 6 घंटा 40 मिनट में उस काम को कर सकते हैं। आपको पता है कि टोटल कार्य बराबर क्षमता गुणा समय। अगर तीनों मिलकर करते हैं तो इन तीनों की क्षमता 6 और 3 कितनी है? 9 है। हम सवाल का कुल कार्य निकाल रहे हैं कि कुल कार्य सवाल में कितना होना चाहिए। 6 और 3 9 हो गया। इन तीनों की क्षमता 9 है और तीनों मिलकर समय लगाते हैं 6 घंटा 40 मिनट। 6 घंटा 40 मिनट का मतलब है कि 6 घंटा तो हो गया पूरा और 2/3 घंटा आपके पास और हो गया। और 6 घंटा 40 मिनट का मतलब 6 3 18 मतलब 20 बटे कितना है? 3। इन तीनों की क्षमता साहब 9 है और ये समय लेते हैं 20/3। 3 से 3 बार कैंसिल में करूंगा और 20 दिया कितना होगा साहब? अर्थात हम जिस प्रश्न की बात इतनी देर से कर रहे थे, हमें पता चला कि उन सवाल में जो टोटल काम है वो 60 है। हम ये टोटल काम ऐसे कराना चाहते हैं। आपसे कहा है कि नाली ए को कितना समय लगेगा। आपको पता होना चाहिए हम लोग एक ही बात कर रहे हैं, एक ही क्षमता कितनी है? 4 है। हम एक का समय निकालना चाहते हैं। समय बराबर होता है कार्य बटे क्षमता। 60/4 आपके प्रश्न का उत्तर 15। तो कमेंट में जरूर बताइए कि आज की सीरीज कैसी रही। हम लोग आपके कमेंट से मोटिवेट होते हैं, हमें अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मैं आपको बता दूं कि ये सब कुछ प्रीवियस चल रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।